मेरा नाम आफरीन नस्बत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट्स का आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में। तो ये वीकली करंट अफेयर रिलेटेड है आप सब के लिए सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड बिजनेस के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में और स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ द क्लास। हमारी सबसे पहली न्यूज क्लास की क्या है? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट न्यूज अगर आप देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया है फाइनेंशियल लिटरेरी वीक 2024। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेरी वीक कैंपेन जो है वो रिसेंटली हेल्ड हुआ है फरवरी 26 से लेकर 1 मार्च 2024 के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली लिटरेरी वीक। ठीक है, कब से लेकर कब तक हेल्ड हुआ है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फेब 26 से लेकर 1 मार्च के बीच में हेल्ड हुआ है। इंपॉर्टेंट इज किसके द्वारा इसे हेल्ड किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे हेल्ड किया गया है एंड आरबीआई इस वीक के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करती है, डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस जो रिलेटेड है विद द बैंक या फिर जो रिलेटेड है विद द फाइनेंस या फिर किसी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कैंपेन है, लोगों को अवेयर करना अबाउट द सराउंडिंग्स, अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ द इकोनॉमी। उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेरी वीक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली जो है हेल्ड किया गया है 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में। इंपॉर्टेंट इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थीम ये दिया गया है कि आपको फाइनेंशियली स्मार्ट होना जरूरी है। फाइनेंशियली स्मार्टनेस से मतलब ये है कि आप सिर्फ अर्न नहीं कर रहे हो, अर्न तो आप कर रहे हो लेकिन अपने फाइनेंसेस को आपको मैनेज किस तरीके से करना है उसके लिए आपको फाइनेंशियली स्मार्ट होना जरूरी है। इसके लिए ये इस साल का थीम रहा है। साल एम्फसाइज किया गया है सेविंग एंड पावर ऑफ द कंपाउंडिंग, फिर बैंकिंग एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, डिजिटल एंड साइबर हाइजीन। भाई डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे हाइजीन है उसके लिए, या सेविंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसके लिए, या फिर आप कह सकते हो बैंकिंग एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स उसके लिए इस साल का इसका थीम रखा गया है। क्लियर है? डन है? तो याद रखिए ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 रिसेंटली रिलीज हुआ है। इंडेक्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में आपसे बताया जाता है कि क्या चल रहा है। तो ग्लोबल इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 रिसेंटली रिलीज हुआ है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो इसे रिलीज किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। कौन से नंबर का एडिशन है ये? इसका 12th यानी 12वें नंबर का एडिशन है। इंडिया ने सिक्योर किया है 42nd पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंडिया ने कौन से नंबर की से पोजीशन जो है इस ग्लोबल इंडेक्स में सिक्योर करी है? तो इंडिया ने 42nd पोजीशन सिक्योर करी है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है? फर्स्ट पोजीशन में है यूनाइटेड स्टेट, सबसे पहली पोजीशन। अगर हम उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद यूके यानी फर्स्ट में है यूएसए, सेकंड पे है यूके और थर्ड में है फ्रांस। इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी होता क्या है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है जो कि रिलेटेड होती है विद द माइंड, कि आपने अपने क्या क्रिएट किया है या फिर आपने क्या बनाया है। ठीक है, जैसे कि कोई पेटेंट हो रहा है, किसी तरीके का कोई कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स या फिर किसी भी तरीके की ट्रेड सीक्रेट्स
जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट का काम है, इसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज मैंने बनाई, उसका मैंने कॉपीराइट करवा लिया, ठीक है, ताकि वो कोई और चीज को या कोई और लोग कॉपी ना कर सके, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ह्यूमन इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, माइंड गेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो 55 कंट्रीज रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। जिसमें अगर भारत की पोजीशन की बात करते हैं तो इंडिया 42nd पोजीशन में है। सबसे पहली पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम सेकंड पोजीशन, एंड थर्ड इज फ्रांस, ठीक है। कौन से नंबर का एडिशन है? तो ये इसका 12th नंबर का एडिशन है, याद रखिएगा। 12वां एडिशन है, हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? चलिए, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए है अमेजोन पे से रिलेटेड, ठीक है। तो अमेजोन पे को रिसेंटली अप्रूवल मिला है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो अमेजोन पे ने एक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस सिक्योर किया है, किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सभी जानते हैं आरबीआई ही हमेशा पेमेंट गेटवेज वगैरह मैनेज करता है। आरबीआई हमेशा लाइसेंस प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अमेजोन पे ने रिसेंटली एक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस सिक्योर किया है। ये अप्रूवल जो है वो अलाउ करेगा अमेजोन पे को, ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या कर सके? एकत्रित कर सके, साथ ही साथ वो फैसिलिटेट कर सके द डिलीवरी ऑफ सिक्योर, कन्वीनियंट एंड रिवॉर्डिंग डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंसेस। यानी कस्टमर जो भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके अपना सामान खरीद रहे हैं, उनके लिए एक सीमलेस, एक कन्वीनियंट, एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अमेजोन पे ने अपना डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर रिसेंटली स्टार्ट किया है, और उसका लाइसेंस उसने आरबीआई से लिया है। यूजुअली होता यह है कि हम किसी भी साइट में जाते हैं तो पेमेंट एग्रीगेटर हमें थर्ड पार्टी से लेना पड़ता है। हम अमेज़न या आप पीछे से आप फ्लिपकार्ट में जाओ, तो फ्लिपकार्ट का खुद का कोई पे नहीं है। आप फ्लिपकार्ट में अगर क्लिक करोगे तो हमें थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा, मूव कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद पेमेंट होता है। तो अमेज़न पे ने अपना खुद का एक पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल ले लिया है आरबीआई से, ताकि जो भी कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं उनको डिजिटल पेमेंट पे एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। इसके लिए रिसेंटली ये हुआ है, ठीक है। ओके, चलो, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है? पेयू पेयू ने अपॉइंट किया है नया चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, अपॉइंट से रिलेटेड न्यूज़ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, पीयू ने रिसेंटली अपने नए चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो अपॉइंट किया गया है रेनी सूद कर्नाड को। नाम याद रखिएगा, कौन है? रेणु सूद कर्नाड। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पीयू ने किसे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया है? तो वो किसे अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है रेणु सूद कर्नाड को, ठीक है। अगर हम पीयू की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सन 2002 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हूफडॉर्फ नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हेडक्वार्टर और स्थापना, ये चीज हमेशा मैं लिख देती हूँ एडिशनली, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि एग्जाम में रिलेटेड या एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, ये जो पूरा सेशन है ना बच्चे, ये सारा सेशन आपका सिर्फ बैंक और फाइनेंस और बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड ही सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपकी मेनली उसी की एजुकेटर हूँ। तो करंट अफेयर, आप और बहुत सारे करंट अफेयर आपको ऋचा मैम, पायल मैम सब पढ़ा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये करंट अफेयर की बात करते हैं तो इस करंट अफेयर को मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगी हर वीक संडे को, ठीक है।
और क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये पढ़ना, क्योंकि देखो बैंक से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट है ना, बैंकिंग करंट अफेयर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बैंकिंग करंट अफेयर आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। तो बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड आप सबके लिए ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बैंक वाले बच्चे देखें। मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी एग्जाम से संबंधित है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है पीओ के नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करे गए। तो सिर्फ बैंक वाले नहीं, हर एक एग्जाम का बच्चा इसे देख सकता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, इंडिया का जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, सर्च कर गया है। तो इंडिया का जीएसटी गुड्स एंड सर्विस कलेक्शन ने एक सिग्निफिकेंट सर्च देखा है, और वो देखा है 12.5% ईयर ऑन ईयर का, यानी रीचिंग टू 1.6 लाख करोड़ इन फरवरी। फरवरी के महीने में जीएसटी कलेक्शन अभी तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन बताया जा रहा है, जो कि 1.68 लाख करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि अगर बढ़त की बात करें तो 12.5% की बढ़त है। फरवरी का जीएसटी कलेक्शन कितने परसेंट से 12.5% से रोज हुआ है, अगर वो पिछले साल के कंपेयर करें। ईयर ऑन ईयर का क्या मतलब है, ईयर ऑन ईयर यानी सेम मंथ को इस साल पिछले साल के सेम मंथ से कंपेयर कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम फेब 2023 की बात कर रहे हैं और हम फेब 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में जीएसटी 12.5% बढ़ा है। इसे हम कहते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में आपका जीएसटी कलेक्शन का बढ़त देखा गया है। यानी पिछले साल एट द सेम पॉइंट कितना परसेंट बढ़त था, और इस साल एट द सेम पॉइंट कितना परसेंट बढ़त है। ठीक है, क्लियर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है आप सबको डिटेल में पता है, इन केस नहीं पता है तो जीएसटी से रिलेटेड जल्द एक मैं क्लास लूंगी आप सबकी, जिसमें मैं आपको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिटेल में बताऊंगी। जब तक कि आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो कि जीएसटी की टैग लाइन क्या है। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ जीएसटी। मार्केट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, उसको किस टैग लाइन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप सारे के सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। डन, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सर्च किया है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, फॉरेक्स रिजर्व इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व सर्च किया है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज किया है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक्सपीरियंस एक नोटेबल इंक्रीज देखा गया है, जिसमें उसमें देखा गया कि वो 2.975 बिलियन डॉलर बढ़कर हो चुका है। ठीक है, बाय 2.975 बिलियन डॉलर टू रीच 619.072 बिलियन डॉलर फॉर द वीक। ठीक है, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी फिलहाल करंटली क्या है, तो वो 6.072 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, जो कि कितने से बढ़ा है, तो लगभग इसमें इतने अमाउंट की राइज देखी गई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे इंडिया में मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, हु होल्ड फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया, तो ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जाता है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम क्या क्या चीज देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वहां पर अगर हम देखें तो इंडिया में उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्लूडेड होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स नाम क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट यानी हमारे देश में हमारे इंडियन रुपी को छोड़ दिया जाए, तो इंडियन रुपी को छोड़कर इसके अलावा हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसीज मौजूद हैं, कितनी फॉरेन करेंसीज का रिजर्व्स मौजूद है, इसे हम कहते हैं कंट्री का करेंसी एसेट। ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी अन्य देशों की करेंसीज हैं वो सॉरी
प्लस इंडिया में जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स खरीदे गए हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट एक तरीके का इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ मनी होता है, ठीक है, जो कि आईएमएफ के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये वेटेड एवरेज कहा जाता है बास्केट करेंसीज का। तरीके से आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ मनी जो कि आईएमएफ की होती है। बहुत डिटेलिंग में एसडीआर एक बहुत ही अलग टॉपिक है जो कि मैं आपको कभी किसी क्लास में समझाऊंगी। प्लस हमारे इंडिया में जितना गोल्ड रिजर्व है वो, प्लस हमारे इंडिया की जो रिजर्व बैंक पोजीशन है आईएमएफ में। रिजर्व बैंक पोजीशन क्या होती है? तो देखो, आईएमएफ की होल्डिंग्स जो होती है या आईएमएफ जिसे लोन देता है, वो लोन कैसे देता है? अपने पास जो उसके पास खुद का पैसा होता है ना, जो उसके पास खुद का पैसा है वो से आता है, वो उसके मेंबर कंट्रीज ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हर एक मेंबर कंट्रीज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हैसियत के हिसाब से क्या करता है, उसमें डोनेट करने का या उसमें कंट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। तो एक आईएमएफ ने कोटा निकाला है, यानी इतने परसेंटेज से कंट्री को करना है, माइनस जो उसने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रखा है, यानी जो उसे करना और जो उसे कर रखा है, ये इसका जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक पोजीशन आईएमएफ में। तो ये चारों को मिला दिया जाए, ठीक है, यानी फॉरेन करेंसी एसेट, एसडीआर, गोल्ड रिजर्व और रिजर्व बैंक पोजीशन अगर मिला दी जाए तो इनको मिला के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई मैनेज करता है, जो कि इस साल का सबसे हाई देखा गया है ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली नए चेयरपर्सन अपॉइंट करे हैं तमिलनाडु मर्चेंटाइल या सॉरी मर्केंटाइल बैंक के, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड विद व्हाट? रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है और इसने अपॉइंट किया है एस रविंद्रन को एज द पार्ट टाइम चेयरमैन। फुल टाइम चेयरमैन अभी अपॉइंट नहीं करे गए हैं, इन्हें एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1921 में करी गई। डेट प्रिसाइज मैंने लिख दी है 11 मई, ठीक है। डेट का इतना जरूरी नहीं है, आपको ईयर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में कहां पर है? तो थुथुकुडी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्लियर है, डन है। तो नए चेयरपर्सन अपॉइंट करे गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डन है, क्लियर है सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन, ठीक है। एक नया तरीके का गोल्ड लोन रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि क्या है? एक स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन है, ठीक है, जो कि टारगेट कर रहा है एस्पिरेशनल कस्टमर को सीकिंग कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल लोन ऑप्शन, ठीक है। तो सीकिंग कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल लोन ऑप्शन के लिए कस्टमर जो है फ्लेक्सिबल लोन ऑप्शन को तलाश सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है? एक इजी लोन ऑप्शन, आपने घर बैठा जो आपका सोना है उस सोने को ऑफर करके आप क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो। और उस लोन के लिए कोटक महिंद्रा ने रिसेंटली अपनी ऑफरिंग, अपना नया गोल्ड लोन ऑफर किया है, स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसके सीईओ करेंटली अशोक वासवानी है। अगर हम बात करते हैं फाउंडर कौन है? उदय कोटक इसके फाउंडर है। इसकी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 1985 ईयर में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा बैंक इज वन ऑफ द सक्सेसफुल बैंक जो कि रन कर रहा है करेंटली हमारे इंडिया में। डन है, क्लियर है, डन। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है?
नेक्स्ट न्यूज है, अमित शाह ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहां पर ये जो है इनॉग्रेट करा गया या खोला गया है, कहां पर? नई दिल्ली में। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद, मेन एम है कि वो मॉडर्नाइज करे, स्ट्रेंथ करे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को। ठीक है, जिससे बेनिफिट हो बैंक्स को और जिससे बेनिफिट हो कस्टमर्स अलाइक को। ठीक है, तो कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए, बैंकों को बेनिफिट देने के लिए और जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के बैंक है उससे एक फॉर्मलाइज करने के लिए और उसके लिए कन्वीनियंस के लिए रिसेंटली ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है? डन। किसने लॉन्च किया है, पूछा जा सकता है। कहाँ लॉन्च किया गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, डन है, क्लियर है सबके सब? ओके, सॉरी। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है अपना खुद का डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट का ही कि फ्लिपकार्ट का खुद का डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन नहीं है, तो लो न्यूज आ चुकी है। ई कॉमर्स जाइंट फ्लिपकार्ट ने एक सिग्निफिकेंट मूव लिया है कि उसने अपना डिजिटल पेमेंट स्पेस इंट्रोड्यूस किया है, अपनी खुद की यूपीआई सर्विस फ्लिपकार्ट यूपीआई। किस बैंक के पार्टनरशिप के साथ? तो एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट का खुद का पेमेंट पेमेंट गेटवे है, तो जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और किस बैंक के पार्टनरशिप के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, तो किस बैंक के पार्टनरशिप के साथ? एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप के साथ। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसके सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। बात करते हैं इसकी स्थापना 1993 में, इसकी स्थापना हुई कहां पर? अहमदाबाद में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्थापना अहमदाबाद में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के फाउंडर बेनी बंसल, सचिन बंसल, सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 बैंगलोर में करी गई, हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। क्लियर है? डन है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो एक्स्ट्रा चीजें है ना बेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके है, डन है, यस और नो? चलो, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? सॉरी, नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट न्यूज है मार्जिनल डिक्लाइन इन यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो अभी हमने सर्जेस की बात करी, जीएसटी सर्ज हुआ, ठीक है, लेकिन अभी डिक्लाइन कहां पर हुआ है? तो मार्जिनल डिक्लाइन हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस में देखा गया है। तो ऑल टाइम हाई पहुंचा था जनवरी में। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द ऑल टाइम हाई इन जनवरी, यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है उसने एक स्लाइट डिक्रीज देखा वॉल्यूम में भी और वॉल्यूम में भी, वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में फरवरी में। तो अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो 0.7% डिक्लाइन है वैल्यू में और 0.8% डिक्लाइन है किसमें? वॉल्यूम में डिक्लाइन है। फरवरी का यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो 61% हायर है वॉल्यूम में और 48% हायर है इन वैल्यू में, अगर हम इसे कंपेयर करें 2023 में। कंफ्यूज मत होना, डिक्लाइन कैसे हुआ है इस साल में? जनवरी 2024 में सबसे ज्यादा बढ़ा था, डिक्लाइन हुआ है इसी साल। अगर हम देखें जनवरी से जब हम फरवरी में आए तो इतना डिक्लाइन देखा गया, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना पिछले साल से इस साल बढ़ा है कितने परसेंट से? 61% से। अगर हम सेम चीज फरवरी 2023 से कंपेयर करें, इस साल बढ़ा है। ठीक है, डन है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? सॉरी, ये तो हो गया है ना। चलो, नेक्स्ट है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% है 2024 के लिए। तो मूडीज, मूडीज आप सब जानते हो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज ने रिसेंटली अपनी क्रेडिट रेटिंग में इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
का जो ग्रोथ है वो कितना बताया है, वो लगभग 6.8% बताया है, जो कि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक को दर्शाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मूडीज की, तो इसकी स्थापना 1909 में करी गई। अगर हम फाउंडर की बात करते हैं तो जॉन मूडी इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया नेपाल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हमारा भारत जो है, अगर तुम सब जानते हो, तो नेबर पॉलिसी में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, नेबरिंग कंट्रीज से काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए बिलीव करता है। तो इंडिया ने रिसेंटली इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया का जो नेपाल के साथ डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम था वो जल्द ही लॉन्च किया है। और इंडिया और नेपाल में फाइनेंशियल कोऑपरेशन बढ़े और इसीलिए वहां का डिजिटल पेमेंट में फोकस किया गया है, उसे लॉन्च किया गया है। नेपाल के सिटीजन 2 लाख पर ट्रांजैक्शन भेज सकते हैं नेपाल में, और वहीं पर अगर कोई वॉक इन कस्टमर है तो उसे 50,000 पर ट्रांजैक्शन करने का जो है छूट दी गई है। ठीक है, तो आप भेज भी सकते हैं 2 लाख पर ट्रांजैक्शन, और अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, वॉक इन कस्टमर हो, आप कोई चीज का पेमेंट कर रहे हो इन नेपाल, तो उसके लिए जो आपको लिमिट दी गई है वो 50,000 पर ट्रांजैक्शन की लिमिट दी गई है। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट रिलेटेड मर्जर। मर्जर किया गया है किसका? फिनकेयर एसएफबी का किसके साथ? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मर्जर फाइनल किया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। एसएफबी इज व्हाट? एसएफबी इज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। किसके साथ? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल से। ये मर्जर सैंक्शन किया गया है अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मैंने आपको बताया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में लास्ट जो हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास थी। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 44A में ये मर्जर को सैंक्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? आई गेस ये लास्ट न्यूज है। यस, हाँ जी। तो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक फैकल्टीज एक्सचेंज प्रोग्राम इन ढाका। तो अगर हम बात करते हैं एक 5 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो कि फॉरेन सर्विस एकेडमिक से रिलेटेड थे, वो रिसेंटली बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स के द्वारा रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। कहां पर? ढाका में स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है कहां पर स्टार्ट किया गया है, तो ढाका में स्टार्ट किया गया है। ये प्रोग्राम एम करता है कि वो कोलैबोरेशन जो भी बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज के बीच में है, उनके बीच में क्या कर सके, कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन इनहैंस कर सके, और दोनों में जो भी मेंबर कंट्रीज के बीच में अगर फैकल्टीज एक्सचेंज है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, तो उसे बूस्ट कर सके। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हम देखें बिम्स्टेक में, फिलहाल बिम्स्टेक में कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर बात करते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 6 जून 1997 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्लियर? डन है? ओके, तो ये इस वीक की पूरी आपकी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर था वो मैंने आपको बताया। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने कवर करे। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ आप सबसे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी 4 ऑप्शंस के फॉर्मेट में ही आपके सामने रखे। ठीक है, बैंकिंग वाला बच्चा आप ध्यान रखना कि आपके लिए 5 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एज वेल एज अगर हम बाकी के एग्जाम्स देखें तो उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बैंकिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हो वो आप 5 ऑप्शंस देखोगे अपने क्वेश्चन में, बट टू फील इंक्लूडेड, सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने के लिए मैंने अभी फिलहाल क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस ही रखे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है?
इस साल का थीम क्या रहा है फाइनेंशियल लिटरेरी वीक FLV का? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, रैंक क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो भारत की रैंक क्या है, 42nd आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, 55। अच्छा, इसे कौन अनवील करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये इसका कौन सा एडिशन है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, कौन से नंबर का एडिशन है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन कि फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है अपना खुद का यूपीआई सर्विस, फ्लिपकार्ट यूपीआई, कौन से बैंक के पार्टनरशिप के साथ? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप के साथ रिसेंटली अनवील किया गया है। डन है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट आज की क्लास से जुड़ने के लिए। टिल देन आप सारे स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबसे डिस्कस करने के लिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।